अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी मच ब्यूटीफुल चैप्टर। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर के नाम से ही आइडिया आ चुका होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के नाम का मीनिंग और वो चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, या वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के नाम से क्या आइडिया आ चुका होगा आपको कि इस चैप्टर में हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। सो लेट्स से मान लो पहले तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, एंड देन हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में एंड सर्कुलेशन के बारे में कि अपनी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई सर्कुलेशन इज़ नीडेड। ठीक है, पहले हमें, ठीक है, मान लिया कि हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई सर्कुलेशन इज़ नीडेड। जैसे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि वाई ब्रीदिंग इज़ नीडेड, तो उसका आंसर हमें क्या मिला था कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, एंड जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो उसी के साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको बॉडी के बाहर निकालना है, इसलिए हमें ब्रीदिंग इम्पॉर्टेंट है या रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे इस चैप्टर में हमें ये पहले ये देखना है कि सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई सर्कुलेशन इज़ नीडेड। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वाई सर्कुलेशन इज़ नीडेड, वाई सर्कुलेशन इज़ नीडेड। बताओ सर्कुलेशन क्यों नीडेड है या सर्कुलेशन की ज़रूरत क्या है। बहुत इजी है, सर्कुलेशन का काम क्या है। अगर आपको ये याद आ गया कि सर्कुलेशन का काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करती है, तो उसकी ज़रूरत क्या है वो भी समझ में आएगा ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, कोई भी चीज़ को किसी और जगह पे पहुंचाने का काम करती है। लेट्स से मान लो न्यूट्रिएंट्स है, कोई आयंस है या हार्मोन्स है या गैसेस है, इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये किसकी हेल्प से जाते हैं, ब्लड की हेल्प से जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स से मान लो ये अपना टिश्यू है, लेट्स से मान लो ये टिश्यू है। अगर टिश्यू को ठीक से काम करना है तो उसको किसकी ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है, और एटीपी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है। अब मैं लिख भी रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप भी लिख रहे हो, मतलब आप ये सारी चीज़ें किसकी वजह से कर रहे हो, क्योंकि आप में एनर्जी है ना, एनर्जी की वजह से। हमें कोई भी चीज़ करनी है, मुझे पेन भी उठाना है तो मुझे एनर्जी लगेगी, यस। अब एनर्जी मिलती कैसे है, रेस्पिरेशन से, ये हमने पढ़ा है। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टिश्यू तक कौन ला के दे रहा था, अभी फिलहाल के लेक्चर में हमने देखा है, ब्लड के थ्रू ही जाता है ना। सिर्फ ऑक्सीजन से काम चलेगा, नहीं चलेगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है ना। जैसे मान लो ये ब्लड है, ब्लड के थ्रू ही तो जा रही है चीज़ें, ठीक है। तो टिश्यू तक ऑक्सीजन आया, देन न्यूट्रिएंट्स आए, या कुछ हार्मोन्स भी अगर आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन भी बना के सीधा ब्लड में ही छोड़ देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें टिश्यू तक कैसे आई, ब्लड के थ्रू आई है। अब टिश्यू में रेस्पिरेशन हुआ है, टिश्यू में क्या बना है, CO2 बना है मान लो, प्लस H2O बना है। अब इस CO2 को हमें क्या करना होगा, बॉडी के बाहर निकालना है।
तो अभी हमने देखा पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 किसके थ्रू हो रहा था, ब्लड के थ्रू हो रहा है ना, यस। तो अगर इस टॉक्सिक सब्सटेंस को भी आपको बॉडी के बाहर निकालना है तो किसकी हेल्प से निकालोगे आप, ब्लड की हेल्प से ही निकालोगे। तो वाई सर्कुलेशन इज नीडेड, तो सर्कुलेशन इसलिए ज़रूरी है फॉर इट्स हेल्दी फंक्शनिंग, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, टिश्यू की या अपने जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उनके हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, वो अच्छे से फंक्शन करे, इसलिए सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मान लो यहाँ से ब्लड हटा दो, अपनी बॉडी में से सर्कुलेशन वाली पूरी सिस्टम को हटा दो, लाइफ प्रोसेस की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ना, सर्कुलेशन को स्किप कर दो, क्या ये सारे प्रोसेसेस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि मेन सर्किट जो सबको घुमाता है वही अगर नहीं रहा तो ये सारे प्रोसेसेस नहीं होंगे। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, फॉर इट्स, आंसर क्या आएगा, वाई सर्कुलेशन इज नीडेड, तो आंसर आएगा फॉर इट्स हेल्दी फंक्शनिंग, हेल्दी फंक्शनिंग, अपने टिश्यू के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए सर्कुलेशन ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यस। इसकी ज़रूरत क्या है वो तो हमें समझ में आया। अब इसके बाद क्या सारे जितने भी हमने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में आपको आइडिया आ चुका होगा, जैसे अलग अलग हमने उसमें सिस्टम देखे थे अलग अलग लेवल पे, तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम सेम होता है, क्या कॉकरोच में और हम में सेम है, नहीं है। एकदम लोअर लेवल पे जाओ, जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है क्या उनमें और हम में सेम है। फॉर एग्जाम्पल सबसे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन था एनिमल किंगडम में, पोरीफेरा, स्पंजस थे, उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उनमें ब्लड पाया जाता है, उनकी जो बॉडी थी उनमें ब्लड बह रहा था या क्या बह रहा था, बताओ, स्पंजस में क्या बह रहा था, स्पंजस रहते कहाँ पे है, पानी में, सर्कुलेटरी सिस्टम डिफर्स इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, हाँ याद आया, चलो अब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी आपको आइडिया आ जाएगा। ऑर्गेनिजम्स एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, या सिंपली हम लिख सकते हैं सिंपल एनिमल्स एंड सॉरी वाटर, यस वाटर रहता है उनमें। सो सर्कुलेटरी सिस्टम डिफर्स इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स भी लिख सकते हो आप, एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ओके, जैसे कि पहले हम सिंपल वालों का पढ़ लेते हैं, बाद में पूरे चैप्टर में हमें कॉम्प्लेक्स वालों का ही पढ़ना है, मतलब खुद का, यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो इन पोरीफेरा, एग्जांपल पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या टिनोफोरा जो अपने ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पंजस की, उनमें क्या होता है देखो, उन्हें स्पंज क्यों बोला जाता है बताओ, नहीं चिपचिपी की बात नहीं है यहाँ पे, वैसे किसी सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच है, लेट से मान लो, ये तो फ्लावर पॉट बन गया, लेट से ये ऐसे ओपनिंग्स उनके बॉडी में ऐसे होल्स पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग्स है इन्हें हमने क्या बोला था, इन ओपनिंग्स को हमने बोला था ऑस्टिया, यस, इन ओपनिंग्स को बोला जाता है ऑस्टिया। ये बहुत सारे ऑस्टिया यहाँ पे पाए जा रहे, ये सारे क्या है, ऑस्टिया है। और ये बड़ा सा जो ओपनिंग होता है इसे क्या बोला जाता है, ऑस्क्यूलम, ठीक है। ये क्या है, ऑस्टिया,
ठीक है, ये सब क्या है, ये है ऑस्टिया जिनके थ्रू पानी अंदर आता है। ठीक है, सराउंडिंग वाटर सर्कुलेटेड इन बॉडी, ये एकदम लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, सराउंडिंग वाटर, जो भी कुछ पानी होगा ऐसे बाहर से क्या हो जाएगा, इनके अंदर एंटर करेगा, ये सारी जगहों से पानी बॉडी के अंदर जाएगा। सराउंडिंग वाटर, सराउंडिंग वाटर एंटर्स इनटू देयर बॉडी थ्रू, किसके थ्रू जाते हैं बताओ पानी, थ्रू ऑस्टिया, यस, थ्रू एंटर और सर्कुलेट, ठीक है, थ्रू ऑस्टिया। एंड ये मतलब ये सारे जो ऑस्टिया है इनके थ्रू पानी इनकी बॉडी के अंदर जाएगा और एक ही आउटलेट है उसके थ्रू ना ये बाहर आएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा एरो दिखाया मैंने, और इसके थ्रू पानी, अरे ओपनिंग ही हिल गया यहाँ से। ठीक है, और ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर जाता है। ठीक है, आउटलेट एक ही है ऑस्क्यूलम, और इनलेट बहुत सारे हैं, मतलब ऑस्टिया के थ्रू पानी इनकी बॉडी के अंदर आता है, सर्कुलेट होता है, और न्यूट्रिएंट्स जो है उसी पानी के साथ इनके बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके साथ क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, वाटर सर्कुलेट होता है, जो सराउंडिंग में जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं वो पानी के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग सर्कुलेट थ्रू वाटर इन देयर बॉडी एंड आउटलेट ऑस्क्यूलम के थ्रू फिर से वो बाहर जाता है पानी, एंड फिर से ऐसे सर्कुलेशन में स्टार्ट होता है। मतलब इनमें क्या है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है। यस, क्या आप बोल सकते हो, इनमें क्या है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ना तो इनके स्ट्रक्चर में ना तो इनके फ्लूइड्स में। ठीक है, लेकिन जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल, सीधा हम बोल सकते हैं जो हायर लेवल ऑफ एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनिमल शोज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब हमें देखना है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स shows specialized fluid circulatory system। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लड क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सीधा ऐसे भी लिख सकती थी मैं कि कॉम्प्लेक्स एनिमल शोज स्पेशलाइज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सिर्फ इकलौता ब्लड ही फ्लूइड है। ठीक है, अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, तो वो दो तरह के फ्लूइड्स कौन से होते, तो से कॉम्प्लेक्स एनिमल शोज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सिंपलर में हमने देखा था सीधा वाटर सर्कुलेट हो रहा है, उस वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं, वो उनके लिए यूज़ करेंगे एंड एक ही ओपनिंग के थ्रू वो फेंक देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वालों की। कॉम्प्लेक्स वालों में स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स पाए जाते हैं। एक सिंगल फ्लूइड है क्या, नहीं, फ्लूइड्स पाए जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा कौन से फ्लूइड्स होते हैं, सो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स मतलब दो, वन इज़ ब्लड एंड दूसरा कौन सा है, सेकेंड वन इज लिम्फ। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्लड, सो दो तरह के फ्लूइड कौन से पाए जाते हैं, दूसरा लिम्फ। ठीक है, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। इज इट क्लियर?
सो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव टू टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड्स, वन इज ब्लड एंड अनदर वन इज लिम्फ, ठीक है। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिम्फ को बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, ठीक है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड एंड लिम्फ ये दो तरह के फ्लूइड होते हैं, इतना याद रखना। जहाँ पे टिश्यू फ्लूइड लिखने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे लिख लूँगी। ओके, क्लियर है ये बात। अब हमें देखना है डिटेल में ब्लड के बारे में, ठीक है। So the next point is blood. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और ब्लड के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन हीरो कौन है, ब्लड ही तो है, ठीक है। सो देखो ब्लड ये टर्म आपने पहले किस चैप्टर में पढ़ी है बताओ? नहीं, हर बार तो ब्लड की बात करते हैं, लेकिन ब्लड इज अ डैश टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है बताओ मुझे? ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? हाँ, नहीं, देखो ब्लड का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करना, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है ना वो। कनेक्टिव टिश्यू है, भूलना मत, भूलना मत, बताना चाहिए था ना, कॉन्फिडेंस रखो। सुनाई नहीं दिया मुझे, मैंने फिर भी आपको नहीं, गलत भी है तो भी बताओ, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी बताओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। जब आप आंसर देते हो ना तो ऐसे सोचा करो बस मुझे अकेली को ही आता है और किसी और को नहीं आता है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आपको ब्लड फ्लूइड क्यों है वो भी बताया था, क्योंकि उसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स मतलब क्या? दो सेल, जो टिश्यू होता है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, तो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, उसमें जो सब्सटेंस पाया जाता है उसे मैट्रिक्स बोला जाता है, और वो मैट्रिक्स डिसाइड करता है किसी भी टिश्यू की क्वालिटी। तो जो ब्लड में जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो फ्लूइड है, एंड जिस वजह से उसको फ्लूइड नेचर आया है। अगर आपने बोन्स की बात करें तो उसमें मैट्रिक्स कैल्शियम से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट्स वगैरह, है ना, तो कितना हार्ड होता है। तो किसी भी टिश्यू की जो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी होती है, उसका मैट्रिक्स डिसाइड करता है। ओके, तो इसकी ब्लड की डेफिनेशन क्या आएगी? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको कभी मत भूलना कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन्स fluid matrix, मतलब फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। फाइबर्स का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को हार्ड बनाना। फाइबर्स का काम किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसमें जो फाइबर्स है वो एब्सेंट होते हैं, दैट्स वाई ये फ्लूइडी इन नेचर होता है। ओके, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइडी है, ठीक है, मैट्रिक्स फ्लूइड पाया जाता है इसमें। तो अब हमें देखना है ब्लड बनता कैसे है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, या ब्लड बनता कैसे है। तो ब्लड कितनी चीज़ों से बनता है बताओ? ब्लड कितनी चीज़ों से बनता है बताओ? चलो ब्लड में होता क्या क्या है बताओ, जितना अब तक पता है उतना बताओ, हम तो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं।
बनता है दो चीज़ों से, ठीक है। वन इज़ प्लाज्मा एंड अनदर वन इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, and another one is formed elements, ठीक है। इन दो चीज़ों से बनता है अपना ब्लड। मतलब ब्लड में टोटल मेन बेसिकली कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? दो। एक होता है प्लाज्मा, दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर आपने ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स किया तो बचा हुआ क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। तो अब इस ब्लड के कितने परसेंट प्लाज्मा होता है और कितने परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं? सो 55% ऑफ ब्लड, मतलब जो अपना ब्लड है टोटल ब्लड के 55% होता है प्लाज्मा। रिमेनिंग कितना है? 100 में से 55 हो गया, बचा कितना? 45%। रिमेनिंग 45% ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में से 55% होता है प्लाज्मा एंड 45% होता है ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा में आता क्या क्या है? देखो टोटल ब्लड के 55% प्लाज्मा है, यस। अब उस प्लाज्मा में भी रिलेटिव परसेंटेज अगर आपको देखनी है, मैंने क्या बोला कि जो अपना ब्लड है, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस किया आपने, ठीक है। उसको ऐसे छान लिया आपने, जो भी सेल्स है, जो भी कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स है, उनको आपने हटा दिया। सेल्स को, ब्लड सेल्स को हटा दिया, बचा हुआ जो भी होता है, प्रोटीन आते हैं उसमें प्लाज्मा में ही, ठीक है। सिंपली जो अपने सेल्स पाए जाते हैं ब्लड सेल, ब्लड में से उसको आपने हटा दिया ब्लड सेल्स को, तो बचा हुआ जो होता है वो होता है प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा में जो भी कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनकी रिलेटिव परसेंटेज अगर आपको देखनी है तो वो कुछ ऐसी आती है। अब प्लाज्मा, टोटल प्लाज्मा कितना है? 55%। मतलब अब ये प्लाज्मा का 100% हो गया, ब्लड का 55%। अब प्लाज्मा में, सिर्फ प्लाज्मा में जितने भी कंपोनेंट पाए जा रहे हैं वो आपको देखने हैं। तो टोटल प्लाज्मा के 92% प्लाज्मा में, मतलब इस प्लाज्मा के 92% या ग्रेटर दैन 90% भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है? वाटर पाया जाता है, ठीक है। वाटर पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। 92% या ग्रेटर दैन 90% सिर्फ प्लाज्मा में पानी ही होता है। मतलब बचा कितना अभी? अगर 92% गया तो बचा कितना? 8%, मतलब 6 to 8% क्या पाया जाता है? तो 6 to 8% पाया जाता है। अब इस 6 to 8% में क्या क्या आता है? प्रोटीन्स, इसमें आते हैं प्रोटीन्स, आयंस, सम न्यूट्रिएंट्स एंड इसमें आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसमें आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। मतलब देखो ब्लड बनता है दो कंपोनेंट से, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है। अब उस प्लाज्मा में ही जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं उनकी अगर रिलेटिव परसेंटेज आप देखना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ 90, ग्रेटर देन 90% पानी ही पाया जाता है। बचा कितना? 6 to 8%। तो 6 to 8% में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं एंड कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्लियर है ये बात? किसमें? प्लाज्मा में, यस। अब प्लाज्मा में मैंने क्या बोला? 6 to 8% में आते हैं प्रोटीन्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो प्रोटीन्स में क्या क्या आता है? देखो प्रोटीन्स में आते हैं, पहला तो आएगा फाइब्रिनोजन, दूसरा एल्ब्यूमिन,
एंड तीसरा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन्स आते हैं? फाइब्रिनोजन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, ये 3 तरह के प्रोटीन्स आते हैं। इनके काम क्या क्या होते हैं देखो। फाइब्रिनोजन हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन? फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। दूसरा जो अपना अल्ब्यूमिन है, इट मेंटेन्स, इट बैलेंसेस पीएच, ठीक है। ब्लड का जो पीएच होता है उसे बैलेंस रखने का, उसे मेंटेन रखने का काम कौन करता है? और मेंटेन, सो ये काम करता है अपना एल्ब्यूमिन, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना होता है बताओ? ब्लड का पीएच होता है 7.4, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। अब ये जो बचा हुआ ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, ये जो अपना ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है? इसको आप इम्यूनिटी से याद रखना, ये इम्यूनिटी का काम करता है। जब हम एंटीबॉडी लिखते हैं तो हम आईजी लिखते हैं उसके पीछे, आईजी मतलब हम क्या लिखते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। जो एंटीबॉडी जो प्रोटीन्स होते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? आईजी लिखते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, क्लियर है ये बात? ओके अब देखो हमने देखे हैं प्लाज्मा से रिलेटेड बातें। प्लाज्मा में क्या क्या आता है? तो प्लाज्मा में 90 to 92%, प्लाज्मा कितने परसेंट है टोटल ब्लड के? 55%, ठीक है। मतलब ज़्यादा क्या है इन दोनों में से? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में भी पूरा प्लाज्मा, ठीक है, 100%, उसमें से 90 मतलब ग्रेटर देन 90% सिर्फ पानी पाया जाता है। बचा हुआ 6 से 8% में प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, आयंस और सम क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन्स है? फाइब्रिनोजन, दूसरा अल्ब्यूमिन, तीसरा कौन सा है? ग्लोब्यूलिन। जो अपना पहला वाला है फाइब्रिनोजन, उसका काम क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू क्लॉटिंग, मतलब इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ये हेल्प करेगा। दूसरा अल्ब्यूमिन, उसका काम क्या है? इट मेंटेन्स पीएच ऑफ ब्लड, इट बैलेंसेस पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। अपने ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो उसको एक बैलेंस फॉर्म में रखना, उसको मेंटेन करना अल्ब्यूमिन का काम है। ग्लोब्यूलिन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, ठीक है। अब हमें देखने हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, इसमें आते हैं ब्लड सेल्स। कौन से सेल्स आएंगे बताओ अभी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। इतने सेल्स आएंगे अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। इज इट क्लियर? मतलब ब्लड बनता है 2 कंपोनेंट से, कौन से? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके। ओके अब देखो प्रोटीन्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फिर उसी से रिलेटेड बातें करने वाले। हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब प्रोटीन्स 3 मैंने बताया आपको। अब प्रोटीन हो गए,
आयंस देखो कौन से होते हैं, आयंस होते हैं यहाँ पे लेट्स से क्लोरीन, नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ कैटायन भी होंगे, कुछ एनायन भी होंगे। क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, है ना। और क्या क्या पाया जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयंस जैसे पाए जाते हैं प्लाज्मा में। यस, अब और क्या पाया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाएंगे प्लाज्मा में। यस, जो आप खा रहे हो, जो आपको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा के थ्रू ही जाएंगे। तो समवट न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं ट्रांजिट स्टेट में। न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ट्रांजिट स्टेट। मतलब क्या, यहाँ लिख रही हूँ मैं, न्यूट्रिएंट्स आर, या इट प्रेजेंट इन ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मतलब क्या, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब लेट्स से मान लो अभी अभी आपने कुछ खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स मिले हैं आपको, अभी अभी ग्लूकोज वहाँ पे बनाए, तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कुछ देर बाद वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। उनका थोड़ा सा जो, ऐसे नहीं कि इतने ही परसेंट, जैसे इनकी परसेंटेज मैंने आपको बताई है, तो ऐसे नहीं कि इतने ही परसेंट होंगे, वो कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स है अपने पास, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, इसको भी यहाँ लिखूँ, समझ में आएगा, ठीक है। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं, देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसमें से 6 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर has been discarded, that's why now we have 12 clotting factors, ठीक है, 12 clotting factors। मतलब अपने पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर थे, अब उसमें से 6 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर हटाया, मतलब डिस्कार्ड किया गया है, तो अभी अपने पास कितने क्लॉटिंग फैक्टर है, 12, ठीक है, 12। देखो प्लाज्मा की बातें हैं ये सारी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की इतनी ही बातें हैं, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, उन्हीं से रिलेटेड बातें होने वाली है, लेकिन प्लाज्मा के बारे में इतनी सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्लाज्मा में ग्रेटर देन, मतलब मोर देन 90% वाटर है, बचे हुए 6 से 8% में न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स में क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। उनका कुछ ऐसे नहीं रहता कि इतनी ही परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इतना ही रहेगा, ट्रांजिएंट स्टेट में रहते हैं। दूसरे आयंस रहते हैं, कैटायन रहते हैं, एनायन रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कैटायंस। क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ऐसे एनायंस भी रहते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना 6 to 8% में ही आ रही है, ओके। देन प्रोटीन्स में हमने 3 देखे, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 में से 6 नंबर का हटवाया गया है, अभी अपने पास कितने क्लॉटिंग फैक्टर है, तो 12। क्लियर है ये बात, ओके। अब हमें देखना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा क्लियर है सबको, प्लाज्मा में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, आई होप सो डाउट नहीं होगा। अब हमें देखना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अरे सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, ब्लड सेल्स आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, यस। कितने परसेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड के कितने परसेंट है, 45%। कौन से है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स,
ठीक है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। चलो ये तो सबको पता है, बहुत बेसिक है, लेकिन अपना लिखने का काम है तो हम लिखेंगे फिर से। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। दूसरा वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज WBC। एंड तीसरे आते हैं अपने प्लेटलेट्स, ओके। ये जो अपने आरबीसी है इन्हें बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि वो रेड कलर के होते हैं। और वो रेड कलर के क्यों होते हैं? तो उनके ऊपर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, दैट्स वाई उनको रेड कलर है, उनका नाम ही रेड ब्लड सेल है, दैट्स वाई दे आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। अब जो अपने WBC है उन पे तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यस, दैट्स वाई उनको रेड कलर होगा नहीं, उनका वाइट कलर है। सो ल्यूकोप्लास्ट पता है आपको, वाइट कलर से रिलेटेड, दैट्स वाई WBCs आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। WBCs आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। एंड जो अपना तीसरा है दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इनके निकनेम समझ में आए आपको? एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, एंड प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। क्लियर है ये बात? नो डाउट, इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? यस। टुमारो वी विल सी इन डिटेल फॉर दिस ब्लड सेल्स, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम